नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जिनका एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, उसके लिए फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं। उस लिंक पर क्लिक कर करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ डालने के बाद सबमिट करिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि 24 अगस्त से आपका एरिया कोऑर्डिनेटर का 2 दिनों का विलेज इंटर्नशिप होगा और जो सीसी हैं उनका 2 सितंबर से विलेज इंटर्नशिप होगा। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि पहले कितना दिन का होता था, 45 दिनों का विलेज इंटर्नशिप होता था फ्रेंड्स। और इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले जिस समय फॉर्म निकला था उसमें 45 दिनों के लिए दिया हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से फ्रेंड्स 7 दिन का विलेज इंटर्नशिप रखा गया है। इसलिए विलेज इंटर्नशिप में काफ़ी बदलाव हो सकता है, क्योंकि 45 दिन में कराया जाता था फ्रेंड्स, वो मात्र 7 दिन में कराया जाएगा। तो किस तरह से कराया जाएगा फ्रेंड्स, ये तो मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ। खैर छोड़िए। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फ्रेंड्स, जो जीविका का ऑफिशियल बुक है उससे पढ़ाई कर रहे थे। तो जीविका का जो ऑफिशियल बुक है उससे मैं 5 वीडियो पहले अपलोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर करके, और सभी को प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ आपकी सहूलियत के लिए। आप वहाँ पर जा करके फ्रेंड्स आप आराम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो है जो पार्ट 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग पूरा टोटल 7 अध्याय है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आज का वीडियो है जो पार्ट 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पार्ट 5 तक ये सब हम बता चुके हैं फ्रेंड्स। उसमें हम आपको शुरू से पार्ट 1 में यही वीडियो डाला हुआ है, कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल यानी कॉम के बारे में। तो शॉर्टकट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आगे की पढ़ाई आपको अच्छी से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स कुछ लोग हैं जो इसका पीडीएफ के बारे में बोल रहे थे, तो देखिए मैं जो मेरा वेबसाइट है फ्रेंड्स उसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर कर करके पोस्ट बना करके डाल रहा हूँ। तो जो पहला चैप्टर है उसका मैं पोस्ट डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, और उसका भी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं। कल तक फ्रेंड्स मैं अध्याय 2, 3, 4 का भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ाई को बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल यानी कॉम के बारे में जान लेते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं। तो कॉम क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए जो कॉम है यानी कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल, इसका हिंदी होता है सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका। तो इसका निर्माण है जो फ्रेंड्स जीविका ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना अर्थात जीविका के द्वारा यह कॉम का निर्माण किया गया है। और ये कॉम है जो क्या है, तो एक तरह का क्या है, मार्गदर्शिका है। इसी के मार्गदर्शन में जीविका के जितने भी परियोजना कर्मी हैं, जीविका के अंतर्गत जितने समुदाय हैं, जितने संगठन हैं, सभी को इसी मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करना है। तो ये सब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अध्याय 1 में हम लोग यही पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, कॉम के बारे में, और कॉम के बनाने के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया अपनाया गया था इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। फिर जो मार्गदर्शिका है अर्थात कॉम है, इसका किस तरह से उपयोग है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अध्याय 1 में इतना ही पढ़ना था फ्रेंड्स, और इसका मैं वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। अध्याय 2 में आपको पढ़ना था फ्रेंड्स मुख्य सिद्धांत एवं अपरिवर्तनीय तत्व। जो जीविका परियोजना है इसका मुख्य सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, और अपरिवर्तनीय तत्व। तो देखिए मुख्य रूप से जो जीविका का सिद्धांत है कितना 6 है। यह 6 सिद्धांत है: पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता, समावेश, सुगमीकरण और समता। और ये सभी को अनुसरण करना है जीविका के सभी परियोजना कर्मी को। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए परियोजना कर्मी हो गया, फैसिलिटेटर, दल और समुदाय जीविका परियोजना के मुख्य सिद्धांत का अनुसरण जरूर करेंगे। तो इस सिद्धांत के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा रिवीजन करते चलिए फ्रेंड्स। ये देखिए परियोजना का कुछ मुख्य अपरिवर्तनीय तत्व है। उसके बाद में सामाजिक मोबिलाइजेशन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में तो देखिए सामाजिक मोबिलाइजेशन क्या होता है, तो मोटा मोटी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये परियोजना है इसमें समुदाय की भागीदारी। देखिए जीविका परियोजना ऐसा परियोजना है फ्रेंड्स कि इसमें अगर जो समुदाय की भागीदारी नहीं रहेगी तो यह परियोजना ठीक से नहीं चलेगी। तो यही सामाजिक मोबिलाइजेशन यही होता है, यानी कि जो परियोजना है उसमें समुदाय की सीधी भागीदारी। इससे क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ समुदाय की सीधी भागीदारी परियोजना को अपनी एक अलग पहचान बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। तो ये सब हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सामाजिक मोबिलाइजेशन के बारे में हम देख लिए थे। उसके बाद में इसका मुख्य विचारणीय बिंदु है, ये भी देख लिए थे फ्रेंड्स। अब देखिए अध्याय 3 खत्म हो गया फ्रेंड्स। अध्याय 4 में हम लोग ये भी देख चुके हैं। अध्याय 4 में क्या था कि गाँव का चयन तथा ग्राम बैठक की तैयारी, समय निर्धारण करना।
देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो जीविका परियोजना है और जीविका परियोजना है जो कार्य करते हैं, तो इसका देखिए मुख्य रूप से क्या होता है फ्रेंड्स, जो सीसी बनेंगे, एसी बनेंगे, तो उनका मुख्य कार्य क्या होगा, एसएचजी का गठन करना, ठीक है, और एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह ठीक ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी का मतलब देख रेख करना है फ्रेंड्स। यानी कि स्वयं सहायता समूह पे ही फोकस रहता है, ठीक फ्रेंड्स। जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं, इनका मुख्य फोकस क्या रहेगा कि स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना और उसको सही ढंग से सुचारू रूप से संचालन करवाना है, ठीक है, यही होता है। तो देखिए जो स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, उसी का प्रोसेस इसमें सब बताया हुआ है। तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए उसी प्रोसेस में आप लोग को पहले क्या करना, किस तरह से, यानी देखिए जीविका परियोजना है जो क्या फ्रेंड्स एक योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, ठीक है। एक चरणबद्ध योजना बनाइएगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगा, तभी ये सक्सेस होगा। तो यही पर है कि गांव का चयन तथा ग्राम बैठकों की तैयारी और समय निर्धारण। तो ये देखिए क्यों किया जाता है, इसके लिए देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, और कौन करेगा ये भी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गांव का चयन तथा ग्राम बैठकों की तैयारी, समय निर्धारण, ये सब क्यों किया जा रहा है, तो स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए किया जा रहा है। तो देखिए कौन करेगा, तो प्रखंड परियोजना प्रबंधक, ठीक है फ्रेंड्स, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक एवं मौजूदा समूह के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, जो कि विलेज इंटर्नशिप में किस तरह से तैयारी करवाया जाएगा, वहाँ मैं बताया था कि विलेज इंटर्नशिप में सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा, उसके बाद में ऐसे प्रखंड में भेजा जाएगा फ्रेंड्स जहाँ पर क्या है, जीविका का कार्य धीमी गति से चल रही है, जहाँ पे स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक, यानी कि हो गए आपका एरिया कोऑर्डिनेटर और सामुदायिक समन्वयक, इन लोग की ही जिम्मेदारी है कि गांव का चयन करना, ठीक है। तो ये लोग गांव का कैसा गांव का चयन करेंगे फ्रेंड्स, ये मैं बताया था, ऐसा गांव का चयन करेंगे आप लोग, ऐसा गांव का चयन करिएगा जहां पर गरीबी अधिक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू में वैसे गाँव एवं पंचायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां नेतृत्व कार्य भूमिका पिछड़े वर्गों और महिलाओं के हाथों में हो, ठीक है। यानी जो गांव में पिछड़ा हुआ गांव है और जहां पर स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं किया गया है, ऐसे गांव को महत्व देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, ये सब का ही कार्य है गांव का चयन करना, साथ में आपका प्रखंड परियोजना प्रबंधक भी रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आप बनिएगा सीसी, तो आपका कार्य क्या होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। उसके बाद में है गांव में वास्तविक परिवेश। जब गांव का चयन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो गांव में वास्तविक परिवेश, गांव में वास्तविक परिवेश करना क्यों जरूरी है और गांव में वास्तविक परिवेश कौन करेगा, ये सब मैं पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन करेगा, क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक और पूर्व में बनाए गए ग्राम समूह के सदस्यों समेत सामुदायिक साधन सेवी, CRP, ठीक है। यानी गांव में प्रवेश कौन करेगा इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर भी देखिए आप समझ सकते हैं क्षेत्रीय समन्वयक। तो क्षेत्रीय समन्वयक का कार्य क्या हो गया, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, सामुदायिक समन्वयक, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो आप लोग का यही कार्य जीविका में रहेगा फ्रेंड्स कि गांव का चयन करना, गांव में प्रवेश करना, गांव में जा करके स्वयं सहायता समूह का गठन करना, और स्वयं सहायता समूह गठन करने के बाद वो किस तरह से अच्छा ढंग से चलेगा फ्रेंड्स, उसका निगरानी करना है। यही आपको जीविका में कार्य है। इसी बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक प्रोसेस के थ्रू एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर तो ये देख लिया फ्रेंड्स कि गांव में वास्तविक परिवेश कौन करेगा, देख लिया आप। उसके बाद में है गांव की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता करना, ठीक है। गांव में जब सामुदायिक समन्वयक और क्षेत्रीय समन्वयक गांव जाएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में प्रवेश करने के बाद वहाँ क्या होगा कि गांव की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी गांव में किस तरह के लोग रह रहे हैं और गांव की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका पता लगाना है, ठीक है। ये सब जब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बाद में जाकर के आपको स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो देखिए इसमें देखिए ये सब मेन पॉइंट है फ्रेंड्स कि गांव की आर्थिक स्थिति और सामाजिक लोगों को पता करने के लिए क्या है, पैदल भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण। यानी गांव में जब जाइएगा तो पैदल भ्रमण करना होगा वहाँ, ठीक है, ताकि वहाँ अब देखिए यहाँ पर ये भी देखिए फ्रेंड्स, इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि गाँव की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता कौन लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामुदायिक समन्वयक, CC, यानी आपका यही सब है जो जीविका में कार्य होगा
कि गांव की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता कौन लगाएंगे, तो यहाँ देखिए कौन करेगा फ्रेंड्स, तो दिया हुआ है सामुदायिक समन्वयक। कैसे करेंगे, तो इस गांव के लोगों विशेषकर गरीब एवं हितधारकों गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है, गरीबों के टोलों की पहचान। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स। जब गांव में की आर्थिक स्थिति पता कर लीजिएगा, सामाजिक लोगों के बारे में पता कर लीजिएगा, तो फिर गरीब टोलों की पहचान करना है। क्यों करना है, इसमें दिया हुआ है क्यों करना है और कौन करेगा फ्रेंड्स, ये भी देखिए लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो गरीब टोला का पहचान कौन करेगा, तो जिन गाँव में परियोजना शुरू की जा चुकी है वहाँ के सामुदायिक प्रतिनिधि, क्षेत्रीय समन्वयक तथा सामुदायिक समन्वयक है जो गरीब टोलों की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को क्या पढ़ना है, परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा। यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी 5 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज से हम लोग यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं कि परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा क्यों जरूरी है। परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा क्यों जरूरी है, तो इसके पढ़ते हैं क्यों। इससे क्या होगा, परियोजना कर्मी को अलग अलग परिवारों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। परियोजना कर्मी अर्थात समझ रहे हैं फ्रेंड्स, सीसी या एसी या कोई भी मिलेगी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अधिकांश विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के ज़्यादातर मामलों में गरीब और सबसे गरीब परिवारों की उपेक्षा होती रही है। इन परिवारों का विश्वास प्राप्त करना आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो समझ गए हो फ्रेंड्स कि परिवारों का मोबिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों है तो देख लें, और कौन करेगा उसके बारे में है कि सामुदायिक साधन सेवी, ठीक है, CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसके बारे में भी पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसके बारे में एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, CM और CRP के बारे में भी। तो कौन करेगा, तो सामुदायिक साधन सेवी के सहयोग से सामुदायिक समन्वयक। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि देखिए जो CRP रहेगा उनके सहयोग से जो सामुदायिक समन्वयक होंगे यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, वही है जो परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा तैयार करेंगे। कौन करेंगे, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, किसके माध्यम से, सामुदायिक साधन सेवी के माध्यम से। अब कैसे करना है फ्रेंड्स उसके बारे में देखते हैं। कैसे करेंगे कि ग्रामीणों को परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए पोस्टर, फ्लिप चार्ट, ब्रश जैसे संचार संबंधी, जिससे समुदाय ज़्यादा समझ सके, सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सब आपका पोस्टर, फ्लिप चार्ट, ये सब ऑफिस से आपको मिलेगा फ्रेंड्स, इसका उपयोग करना है। ये पोस्टर्स, फ्लिप चार्ट्स और ब्रोशर्स परियोजना के विवरणों, परियोजना प्रक्रियाओं, भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर होनी चाहिए। तो किस तरह से आपको करना है सामाजिक मोबिलाइजेशन, उसके बारे में बताया गया है। आपको ये सब मिलेगा, पोस्टर, फ्लिप चार्ट वगैरह। फिर है कि चयनित गांवों में गरीब परिवारों के बीच अलग अलग बैठक करने के बाद परियोजना कर्मी को उस टोले गांव की एक बड़ी बैठक आयोजित करने हेतु दिन और समय समुदाय से लेना चाहिए। करने का मतलब है कि मान लिया फ्रेंड्स गांव में जाते हैं तो पहले छोटे टोला बाई टोला बैठक करेंगे, उसके बाद है जो एक बड़ी बैठक करेंगे और उसमें फिर सभी को, समुदाय के लोग को वहाँ पर बुलाएंगे। चलिए तो देख लिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या देख रहे थे, अभी देख रहे थे कि परिवारों का मोबिलाइजेशन क्यों करना है, जरूर क्यों है, तो वो भी देख लिए। कौन करेगा ये भी देख लिए, और कैसे करेंगे ये भी देख लिए। देखिए यहाँ पर फोटो के माध्यम से बताया गया फ्रेंड्स, देखिए फ्लिप चार्ट रखे हुए हैं, इस तरह से आपको करना होगा। अब देखिए इसका मुख्य विचारणीय बिंदु क्या है कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सूचना इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि इसे गरीब समुदाय के सक्रिय सहभागिता से कराया जाना चाहिए, जिससे एकत्रित की गई सूचना को समुदाय न केवल अपनाते हैं बल्कि प्रक्रिया का पारदर्शिता भी बनी रहती है। आगे है परियोजना कर्मी को संभावनाओं एवं चुनौतियों की पहचान करने का भी अवसर मिलता है। जो सामाजिक मोबिलाइजेशन होता है फ्रेंड्स, इसका मुख्य विचारणीय बिंदु है। इस दूसरा में क्या था कि परियोजना कर्मी को संभावनाओं एवं चुनौतियों की पहचान करने का भी अवसर मिलता है। किससे, सामाजिक मोबिलाइजेशन से। देखिए यहाँ पर ये नक्शा दिया हुआ है फ्रेंड्स, किस तरह से गांव
घर का गांव का नक्शा दिया हुआ है, घर, सड़क, सिंचाई, नहर, धान, तालाब, इस तरह से। अब देखिए जब सामाजिक मोबिलाइजेशन, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ था, परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए कम से कम 50 परिवारों के जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। टोला स्तर पर आम बैठक की तिथि तय की जा चुकी है और सभी संभावित सहभागियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है सामाजिक मोबिलाइजेशन के बाद। अब देखिए टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक किस तरह से कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या किए कि परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा तैयार कर लिए। उसके बाद में क्या होगा, बैठक का डेट भी दे दिया गया फ्रेंड्स। अब देखिए किस तरह से किया जाएगा, टोला स्तर पर आयोजित बैठक किस तरह से किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्यों करना चाहिए, कौन करेगा, कैसे करेंगे, इसके बारे में। तो टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक क्यों करना जरूरी है तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक क्यों जरूरी है। यह सभी संभावित लक्षित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एक मंच पर लाएगा और वे एक दूसरे की बातों से लाभान्वित होंगे, इसलिए टोला स्तर पर आम बैठक जरूरी है। फलस्वरूप वे स्वयं सहायता समूह के गठन का निर्णय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स फोकस किस पे जा रहा है, स्वयं सहायता समूह पे। तो टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक करना क्या है, जरूरी है। वही इस पे बताया जा रहा है कि यह सभी संभावित लक्षित एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एक मंच पर लाएगा और वे एक दूसरे की बातों से लाभान्वित होंगे। फलस्वरूप वे स्वयं सहायता समूह के गठन का निर्णय कर सकते हैं। यह विश्वास अकारण नहीं है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से समुदाय समूहों एवं पड़ोसियों के बीच भी आपसी मेलजोल सीमित होती है। आगे है कि समुदाय के एक बड़े वर्ग के लिए विभिन्न सामुदायिक साधनों पर अपनी पहुंच बनाना आज भी एक सपना है जो उनकी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के रास्ते में रोकती है। तो क्यों जरूरी है, समझ गए कि टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक क्यों जरूरी है, ये देख लिए। अब देखिए और उसी में फ्रेंड्स अतः यह आवश्यक है इस बैठक को संवाद, समझ, विश्वास और समान लक्ष्य कायम करने के लिए किया जाए। यह भी समझने का प्रयास किया जाए कि किस तरह सारे लोगों के विकास में ही समाज का कल्याण है। यह परियोजना के अंतर्गत दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी निर्णायक है। ठीक है, तो समझ गए कि यहाँ पे कि टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक क्यों जरूरी है। अब देखिए कौन करेगा, टोला स्तर पर जो बैठक होगा आम बैठक को कौन करेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है पूरे समूह के प्रतिनिधियों के साथ सामुदायिक समन्वयक। अब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि सीसी का कार्य क्या है, यही सब सीसी का कार्य है फ्रेंड्स, यही सब आपको विलेज इंटर्नशिप में भी बताया जाएगा। तो आम बैठक टोला स्तर पर कौन कराएगा, तो पूरे समूह के प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे उनके साथ में सामुदायिक समन्वयक का ही कार्य है टोला स्तर पर आम बैठक का आयोजन करवाना। अब किस तरह से करवाना है आम बैठक का, उसके बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ के सुना देता हूँ कि ग्रामीणों को परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए पोस्टर, फ्लिप चार्ट तथा ब्राउज़र जैसी संचार संबंधी सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे समुदाय जल्द समझ सके। ठीक है, देखिए फ्लिप चार्ट पोस्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ग्रामीण लोग जो गरीब लोग हैं, शिक्षित रहते हैं फ्रेंड्स, उनको पढ़ने नहीं आता है, तो पोस्टर के माध्यम से उसे समझाया जाता है, इसलिए पोस्टर और फ्लिप चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये पोस्टर्स, फ्लिप चार्ट्स और ब्राउज़र परियोजना के विवरणों, प्रक्रियाओं, भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए उसमें सब लिखा, फोटो इस तरह से बनाया रहता है फ्रेंड्स कि किस तरह से बैंक से लोन ले रहा है उसका फोटो रहता है, सब चीज़ का उसमें फोटो इस तरह से दर्शाया रहता है कि ताकि वो लोग ग्रामीण लोगों जो अच्छी तरह से समझ जाए। तो किस तरह से टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक करना है उसके बारे में बता दिया गया फ्रेंड्स। कौन करेगा वो बता दिया, कैसे। अब देखिए अभियुक्तियाँ, इसके बारे में अभियुक्ति। हाँ फ्रेंड्स, तो आगे क्या है अभियुक्तियाँ। देखिए अभियुक्तियाँ में क्या है, इसको पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि परियोजना के अपरिवर्तनीय तत्वों के बारे में गांव स्तर के सहभागी सदस्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी परियोजना के अपरिवर्तनीय तत्व है उसके बारे में गांव स्तर पर सहभागी सदस्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गांव स्तर के कुछ प्रतिनिधि और भाग ले रही महिलाओं के पति बैठक में उपस्थित हो, यानी कि जो महिला वहाँ पे बैठक में भाग ले रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें ऐसा
कराया जाता है कि उनका पति भी, कुछ महिलाओं के पति भी उस बैठक में अगर वो भाग ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। प्रत्येक स्तर पर यह आवश्यक है कि परियोजना के प्रति समुदाय एवं उनके प्रतिनिधियों के बीच स्वामित्व बोध सृजित किया जाए एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम में गरीब परिवारों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले से बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो है परियोजना है किसके लिए, गरीबों के लिए है, और जो गरीब से गरीब हैं उनको परियोजना में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाता है। गरीब परिवार के जीविकोपार्जन की दिशा में एक दूरगामी सोच की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आमदनी में वृद्धि और खर्च में कटौती दोनों बातों पर कार्य करने की जरूरत पड़ती है। यह तभी संभव है जब पूरे परिवार की भागीदारी और समर्थन साथ हो। इससे महिलाएं अपने हुनर का इस्तेमाल कर पाएगी और प्रतिकूल परिस्थितियों में दूसरे स्रोतों के बजाय अपनी बढ़ी हुई आमदनी से ऋण वापस कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि देखिए जो जीविका परियोजना है वो किसके उत्थान के लिए, तो गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए है और बहुत ही कम दर पर इनको ऋण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में क्या है वो महिला छोटे मोटे रोजगार करके उसे आमदनी का स्रोत बनाते हैं और फिर ऋण को वापस कर देते हैं। तो यही आपका जीविका परियोजना का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब महिला है उनको ऊपर उठाना है। अब इसका परिणाम क्या होगा, किसका परिणाम फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लें कि टोला स्तर पर आयोजित आम बैठक होगा। क्यों करना जरूरी देख लिए, कैसे करेंगे, कौन करेगा वो देख लिए, कैसे करेंगे वो भी देख लिए, अभियुक्तियाँ भी इसका देख लिए। इसका परिणाम क्या होगा कि 15-20 सदस्यों के समूह का गठन किया जा चुका है, जो एक सूत्र में बंधने, समय देने, अनुभवों व समस्याओं को बांटने, अनुबंध करने और समूह को अपनी बचत सौंपने के लिए तत्पर हैं। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी गांव का चयन कर लिए, इसमें हम लोग क्या देखें फ्रेंड्स कि गांव का चयन किए, उसके बाद गांव का भ्रमण किए, गांव का आर्थिक स्थिति का पता लगाएं, गांव में प्रवेश किए, गांव में परियोजना के बारे में सबको बताएं, उसके बाद में आम बैठक कराएं। आम बैठक कराने के बाद में क्या परिणाम निकलेगा कि 15 से 20 सदस्य है का समूह एक गठन किया जा चुका है, एक समूह बन गया है जो एक सूत्र में बंधने के लिए यानी कि समूह में बनाने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, अनुभव और समस्याओं को बांटने के लिए तैयार हैं, अनुबंध करने और समूह को अपनी बचत सौंपने के लिए तैयार हैं। इसके बाद में आपको क्या होगा, SHG, ठीक है, SHG का गठन कैसे होगा फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर है और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनका कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।